हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर हम लोग इस वीडियो में मौजूद हैं और पीछे आप लोग मेरे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे विलियन चैप्टर। हम लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे विलियन चैप्टर, जिसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। उसका मैंने काफ़ी सारा चीज़ बता दिया था। आज हो सकता है मे बी ये लास्ट हो या सेकंड लास्ट इसका वीडियो हो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें खत्म होने वाली हैं। लगभग इस चैप्टर में मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार क्या होते हैं, विलियन किससे मिलकर बना होता है, विलेय होता है उसमें एक उसमें विलायक होता है। और उसके बारे में बताया था मैंने जो है सांद्रता के पद 7-8 बताए थे। मोलरता, मोललता, वेट परसेंटेज, W/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरता, नॉर्मलता, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्या कर दी थी, बता दी थी। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो विलयनों में दो विलयन बनाया जा रहा है, दोनों चीज़ें ऐसी ली जा रही हैं, विलेय भी वाष्पशील हो और विलायक भी वाष्पशील हो, तो वाष्प दाब उनका क्या होगा। फिर एक विलेय में हमने ठोस मिलाया जिससे उसका वाष्प दाब क्या हो गया था, कम हो गया था। फिर हमने आप लोगों को बताया क्या, अणु संख्यक गुणधर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 4 होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, उसके बाद में क्वथनांक में उन्नयन, फिर बताया था हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद में हमने बताया था परासरण दाब क्या होता है। फिर उसके बाद ये चारों आपके क्या हो गए, ये हो गया अणु संख्यक गुणधर्म, ऐसी प्रॉपर्टीज विलयन की जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करे, अणुओं की संख्या के ऊपर। चाहे वो उसको मोल के फॉर्म में ले लें या कणों की संख्या के फॉर्म में ले लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म। तो 4 होते हैं, इसमें से एक तो 100% बोर्ड में आना है। न्यूमेरिकल भी सबके मैंने आपको कराया, तो न्यूमेरिकल भी 100% आना ही आना है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो आते हैं वो आते हैं क्वथनांक में उन्नयन के और हिमांक में अवनमन के। परासरण दाब के भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, परासरण बता रहा था तो विसरण भी बता दिया था मैंने क्या होता है। अब उसके बाद में हम लोग समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है। देखो, ऑस्मोसिस जो होता है, जो परासरण होता है, उसी का उल्टा क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। उल्टा क्या मतलब, उल्टा तो नहीं कह सकते, उसमें हम एक कुछ ऐड कर देंगे, एक ऐसी चीज जिसमें आप लोग समझ जाएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, उल्टा भी कह सकते हैं। देखिए पहले इसकी जो परिभाषा है वो लिख लेते हैं। जब हम विलयन की ओर परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो विलायक से कोई भी कण एसपीएम से विलयन की ओर ना आकर विलयन से विलायक के कण शुद्ध विलायक की ओर जाने लगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपका कि अगर हम जो है, जिस तरह से पहले हम लोग क्या लगा रहे थे विलयन की तरफ, एक दाब लगा रहे थे, एक ऐसा दाब लगा रहे थे जिससे शुद्ध विलायक के कण एसपीएम से विलयन की तरफ ना आ पाए। क्योंकि आपको पता है, अगर 2 विलयन आप लगा दिया, एक तरफ विलयन रखा था और एक तरफ आपने शुद्ध विलायक रखा था, बीच में एसपीएम लगा दिया था, तो शुद्ध विलायक के कण तो एसपीएम से आर पार हो सकते हैं ना, क्योंकि विलायक के कण छोटे होते हैं। और आपने देखा शुद्ध विलायक के कण एसपीएम से विलयन की ओर आ रहे थे, क्योंकि विलयन में विलायक की मात्रा कम थी और शुद्ध विलायक में तो प्योर विलायक है, तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ आ रहे थे। लेकिन आपने इतना प्रेशर लगा दिया था कहां पे, विलयन की तरफ, ताकि जो है विलायक से विलयन की ओर आने वाले कण ना आ सके। लेकिन अब उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो काम उल्टा होने लगेगा। उल्टा विलायक, जहां उल्टा विलयन में तो विलायक कम मात्रा में है ना, तो विलायक के कण विलयन के अंदर से विलायक में जाने लगेंगे, शुद्ध विलायक में जाने लगेंगे। तो ये किसकी वजह से हुआ कि जो हमने परासरण दाब लगाया है उससे भी अधिक दाब लगा दिया। तो इस घटना को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से डायग्राम बनाया था, ठीक है, और बीच में आपने क्या लगा दिया था, बीच में आपने लगा दिया था एसपीएम। एसपीएम मतलब समझते हैं ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दिया सर, ये एसपीएम है।
एसपीएम की खासियत क्या होती है, एसपीएम से छोटे कण, विलायक के कण तो आर पार जा सकते हैं लेकिन विलयन के कण आर पार नहीं जा सकते। मान लिया इधर वाला आपने विलयन मान लिया, पिछली बार पता नहीं हमने इधर क्या माना था, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग किसी भी एक तरफ विलयन मान लीजिए, इधर वाला मान लिया हमने विलयन। अब विलयन के अंदर तो कुछ कुछ विलायक के कण भी होते हैं, क्या होते हैं, विलय के भी कण होते हैं, क्या होते हैं, विलय के कण। तो विलय के कण तो आर पार जा नहीं पाएंगे, लेकिन जो ये विलायक के कण हैं, ये जो पानी के कण हैं विलायक के, ये तो इसके आर पार जा सकते हैं। और इधर वाला तो शुद्ध विलायक है, इधर वाला क्या है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक है, ठीक है। अभी शुद्ध विलायक है, अभी अगर एसपीएम है तो इसके अंदर से जाहिर सी बात है शुद्ध विलायक के कण तो इसकी तरफ क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं, जब कुछ नहीं लगा है। लेकिन आपने इसी चीज़ को रोकने के लिए ये विलायक के कण, क्योंकि पता है शुद्ध विलायक में विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी और विलयन में विलायक की मात्रा कम होगी, तो ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जो है वो कण क्या होते हैं, जाते हैं। अब लेकिन आपने इसी काम को रोकने के लिए आपने यहाँ पे क्या लगा दिया था, इसी काम को रोकने के लिए आपने यहाँ पे एक प्रेशर लगा दिया था जिसको हम लोग बोलते थे क्या, परासरण दाब, क्या बोलते थे, परासरण दाब। अब इधर वाले से प्रेशर लगा दिया है तो जो इधर के कण हैं वो भी आएंगे नहीं, ठीक है। बस इतना प्रेशर लगाया है कि इधर के कण इधर ना आ सके। लेकिन अगर आप पाई से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दें, पाई से भी क्या लगा दें, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें, ये प्रेशर क्या हो गया, एक्स्ट्रा, तो उल्टा होगा क्या, पहले जो एक कण इधर नहीं आ रहे थे वो तो बात ही छोड़ दीजिए, इधर जो विलायक के कण हैं वो उल्टा इधर जाने लगेंगे, विलयन से विलायक की तरफ कण जाने लगेंगे। क्यों, क्योंकि आपने परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा दिया। परासरण दाब का काम इतना होता है कि जब आप परासरण दाब लगा देते हैं तो इतना दाब होता है कि इधर से आने वाले प्रेशर को, इधर से आने वाले कणों को वो क्या कर दे, रोक दे। अब उससे भी ज्यादा लगा दोगे तो रोकने की तो दूर की बात, इधर भेजने लगेगा, इधर जो कम मात्रा में विलायक है, कम मात्रा से ज्यादा मात्रा की तरफ विलायक के कण जाने लगेंगे। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये छोटी सी बात आपको समझानी थी। 2 नंबर में सवाल आएगा शॉर्ट में, सीधे से आप परिभाषा लिखेंगे, डायग्राम बना देंगे, पूरे नंबर मिल पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मेरा नाम पता ही होगा, नाम है मेरा शावेज खान और मैं आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ क्लास 10th, 11th और 12th को, ठीक है। तो आप लोग को क्लास शुरू करने से पहले ये जो छूट गया था बता दिया कि जो है सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना है और 4-5 दोस्तों को तो पक्का शेयर करना है जो 12th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो। 5 दोस्तों को तो जानते ही होगे ना, जितना डिटेल में मैं पढ़ाया है ना मैंने ये चैप्टर, आप लोग देखेंगे जाके, कहीं भी कोई भी बैच में, कोर्स में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इतना पढ़ लोगे तो टॉप कर जाओगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है इस चीज़ में, इस चैप्टर में आगे क्या है, हम लोग को आगे पढ़ना है इसके बाद में रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। वॉन्ट हैव फैक्टर, वॉन्ट हैव फैक्टर क्या होता है देखिए, हिंदी में भी इसको वॉन्ट हैव फैक्टर ही बोलते हैं। वॉन्ट हाफ गुणांक, इसको डिनोट करते हैं आई से, किससे डिनोट करते हैं, आई से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई यौगिक यौगिक क्या होगा, विलय होगा। जब कोई यौगिक विलयन में कणों में या तो टूट जाता है या जुड़ जाता है, तब वॉन्ट हाफ गुणांक का इस्तेमाल करते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, उसके बाद में बताते हैं। फॉर्मूला होता है I बराबर कणों की संख्या जुड़ने या टूटने के बाद कणों की संख्या, जुड़ने या टूटने को वियोजन बोलते हैं, अगर और साइंस वाली भाषा में पढ़ना है तो टूटने को बोलते हैं वियोजन और जुड़ने को बोलते हैं संयोजन। कणों की संख्या वियोजन या संयोजन से पहले, ठीक है। या इसी को आई को इस तरह से भी लिख सकते हैं, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। चलो उसको बाद में लिख देते हैं पहले।
पहले ये समझ लो सिर्फ इतना, कणों की संख्या बराबर, ये भी यहाँ लिख सकते हैं, तो I बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है। अच्छा, ये नई चीज कहाँ से आ गई? वॉन्ट हैव फैक्टर कुछ भी नहीं है। देखो हमने बताया कि जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? कणों की संख्या के ऊपर। अब कणों की संख्या क्या है? जैसे मान लो आपने एक विलयन बनाया और विलयन के अंदर आपने जो है विलायक तो चलो पानी ले लिया और विलय घोल दिया C6H12O6। अब ये विलयन किस प्रकार, ये यौगिक किस तरह का है? ये यौगिक है सहसंयोजक यौगिक। क्या है? सहसंयोजक यौगिक। अभी आगे पढ़ाएंगे सहसंयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक क्या होते हैं। देखो कुछ यौगिक होते हैं जिसको पानी में डालने पर वो अपने अन्य कणों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, और कुछ यौगिक नहीं टूटते हैं। अब ये तुम्हारा C6H12O6 से ग्लूकोज, ये जो है आयनिक यौगिक तो है नहीं कि जो पानी में डालने पर टूट जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे अणु संख्या गुणधर्म का जो फॉर्मूला बताया था, जैसे क्वथनांक में उन्नयन क्या हो गया, डेल्टा टीबी इंटू एफ इंटू के बी, फिर हिमांक में अवनमन क्या हो गया, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम मोललता जिसको बोलते हो। उसके बाद में जैसे पराशर दाब बताया, पाई बराबर MRT। ठीक है। और क्या बताया था वो वाष्प दाब में अपेक्षिक कमी, तो उसका भी फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन ये कब काम करेंगे वो फॉर्मूले तब काम करेंगे जब हमने जो विलय घोला है वो अन्य कणों में टूट ना रहा हो विलयन में। लेकिन कुछ तो ऐसे, मान लो तुमने पानी के अंदर घोल दिया NaCl, क्या घोल दिया NaCl, तो ये तो पानी के अंदर तुरंत ही Na+ और Cl- में हो जाएगा। तो पहले कणों की संख्या क्या थी? NaCl थी। अब कण कितने हो गए? 1 और 2 हो गए। और पहले कण कितने थे? 1 थे। पहले कण 1 था और अब कण क्या हो गए? 2 हो गए। तो अब जाहिर सी बात है, जब हमने बताया कणों की संख्या पर डिपेंड करता है कौन, गुणधर्म जो है तुम्हारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है अणु संख्या गुणधर्म है, तो अब जाहिर सी बात है जब कणों की संख्या तो बढ़ गई तो गुणधर्म का जो आना चाहिए, जो डेल्टा TF और डेल्टा TB और जो वो MRT है जो कि परासरण दाब है पाई, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो उसी वैल्यू को सही करने के लिए एक नई चीज आई, वॉन्ट हैव फैक्टर। उन्हीं फॉर्मूले में क्या कर देंगे हम, सब में I से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूले तब लगेंगे जब तुम्हारा विलय उस प्रकार का हो कि जो है विलयन के अंदर क्या हो, कणों में टूट रहा हो, या कुछ विलयन कण ऐसे, कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो विलयन के अंदर जुड़ जाते हैं उल्टा। जैसे तुमको हम बात करें CH3COOH की, वो जो है विलयन में क्या होता है, जुड़ जाता है, डाइमर बना देता है। तो यहाँ से अगर I निकालना हो तो कैसे निकालोगे? NaCl 2 भाग में टूट गया, तो मतलब क्या होगा, कणों की संख्या कणों की संख्या जुड़ने या वियोजन के बाद कितने कण हो गए? Na+ और Cl- 2 हो गए। और वियोजन से पहले कितने थे? 1 कण था। तो यहाँ पे I की मात्रा क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। बात समझ में आया? अभी और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोगों को समझना है ये असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। देखो जब विलय के अंदर, मैंने बताया कोई ऐसा, जब सॉल्यूशन के अंदर विलयन के अंदर ऐसा विलय डाल दें जो या तो कणों में टूट जाए जिसको बोलते हैं वियोजन, या दो कणों में और 2 विलय जुड़ जाएं, 2 उसके मॉलिक्यूल्स, तो उसको बोलते हैं संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। तो इससे होगा क्या, संयोजन या वियोजन के बाद जो उसका द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? असामान्य मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है। या इसी को हम लोग प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, संयोजन या वियोजन के बाद जो आता है। अब I का एक और फॉर्मूला होता है वॉन्ट हैव फैक्टर का, M सैद्धांतिक बटे M प्रेक्षित। M का मतलब मोलर द्रव्यमान, सैद्धांतिक मतलब जो नॉर्मल मोलर द्रव्यमान होता है उसको क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक। और M प्रेक्षित का मतलब क्या होता है? जो जुड़ने या टूटने के बाद हो गया है। सैद्धांतिक का मतलब तुमको फॉर्मूला बताया जाए, तुम उसमें वैल्यू रखो तो सीधे सीधे क्या आ जाए? मोलर द्रव्यमान आ जाए। जैसे CH, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक विलयन बनाया, क्या बनाया? विलयन। और विलयन किसका बनाया? विलयन ऐसा बनाया कि CH3COOH, क्या है इसको, क्या बोलते हो? एसिटिक अम्ल बोलते हो ना। एसिटिक अम्ल को C6H6 बेंजीन में घोला गया। किसमें घोला गया? बेंजीन में घोला गया। जब ऐसा होगा ना, बेंजीन में जब घोला जाएगा ना CH3COOH को, तो बनेगा बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पे होता क्या है, ये होता ये है तुम्हारा, ये CH3 और ये तुम्हारा CH3 है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H है ना। तो दूसरा एक और, इसका जाहिर सी बात है जब तुम CH3COOH विलय है तो एक ही कण तो होगा नहीं CH3COOH के, कई सारे कण होंगे। तो होगा क्या, कोई दूसरा जो कण होता है CH3 का COOH, ये H और ये क्या बना लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये पूरा एक हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या हो गया, 2 कण क्या हो गए, जुड़ गए, किसके? एसिटिक अम्ल के। किसमें?
बेंजोइक अम्ल के C6 क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है या बेंजोइक अम्ल, अभी देख लेते हैं। CH3COH भी होता है वैसे। इसको इसके कण क्या हो गए, जुड़ गए, तो इसको क्या, दो कण जब जुड़ जाते हैं आपस में, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं डाइमर। इंग्लिश में डाइमर बोलते हैं, हिंदी में द्विअणुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विअणुक। अब इसका पहले द्रव्यमान कितना था, मोलर द्रव्यमान देखो, पहले मोलर द्रव्यमान था 12 प्लस कार्बन 2 है ना, तो 12 दूना 24 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 हैं। 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 हो गया। ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बन हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए। 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, जोड़ लो। 32 4 36, 36 4 40 और 20 60। पहले कितना था, 60 था मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान कितना हो गया इसके पास में, इसको m सैद्धांतिक बोलेंगे, जो पहले था। अब तो ये दोनों एक हो गए हैं, तो m प्रेक्षित जो आएगा वो तुम्हारे पास में, वो तुम्हारा क्या आएगा, 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 120। बात समझ में आई। चीजें जुड़ भी सकती हैं और चीजें टूट भी सकती हैं। कब, जब उसको विलयन में हम लोग डालेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे कि वॉन्ट हैव फैक्टर का इस्तेमाल करते कहाँ पे हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, हम लोगों ने जो पढ़े थे अणु संख्या के गुणधर्म 4 तरह के। वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक कमी, जिसको बोलते थे P0A माइनस PA अपॉन में P0A, जहां पे P0A क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PA विलयन का वाष्प दाब, जब उसमें हमने कोई चीज मिला दी थी, कोई विलय B मिला दिया था। P0A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर क्या आया था, XB। तो देखो ये अपेक्षिक कमी जो आई है, ये किसमें है, इसका फॉर्मूला क्या था, XB, मतलब मोल प्रभाज किसका, B का। B मतलब विलय का। तो देखो विलय का मोल प्रभाज मतलब विलय के मोल ऊपर और बाकी टोटल मोल नीचे। तो एक तरह से देखा जाए विलय के कण, मोल का मतलब तो कण ही होता है ना, विलय के मोल मतलब विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है। सारी देखो, ये भी देखो, ये डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, केबी, ये तो एक कांस्टेंट हो गया। एम मतलब मोललता में ऊपर क्या आता है, विलय के मोल, फिर मतलब कण आ गए। डेल्टा टीएफ में हिमांक में अवनमन, केएफ ये तो वो हो गया तुम्हारा कांस्टेंट, मोललता में ऊपर विलय के मोल आ गया, तो मतलब इसमें भी क्या आ गया, विलय के कणों की संख्या आ गई। और यहाँ पे परासरण दाब में कैपिटल एम मोलरता होती है, मोलरता में भी ऊपर क्या आते हैं, विलय के मोल आते हैं, नीचे विलयन का आयतन लीटर में आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें भी क्या आ गया, विलय के कण आ गया। तो सारे जो गुणधर्म होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, अणु संख्यक गुणधर्म, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करते हैं, अणुओं की संख्या पर। और किसके अणुओं की संख्या पर, विलय के अणुओं की संख्या पर, विलायक के अणुओं की संख्या पर नहीं, विलय के अणुओं की संख्या पर। अब क्या हो गया, अब फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस एक चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, जहां जैसे ये XP लगा है तो IX भी लगेगा। तब कब लगेगा, जब तुम्हारा विलय इस प्रकार का हो कि उसको घोलने पर, उसको विलयन में डालने पर विलय क्या करे, तो अणुओं में टूट जाए, या 2 विलय मिलकर या 3 विलय मिलकर आपस में जुड़ जाए। जब विलय का संयोजन हो या वियोजन हो, तो उसको उस केस में क्या करेंगे, हम सब में I लगा देंगे। तो ये जो पहले वाला फॉर्मूला था, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA अपॉन में P0A, ये किसके बराबर हो जाएगा, बस I से मल्टीप्लाई कर दोगे। जहां पे I क्या है तुम्हारा, वॉन्ट हैव फैक्टर, यहां भी वही करोगे, सब में यही करोगे। डेल्टा टीबी बराबर I इंटू KB इंटू M। डेल्टा TF बराबर क्या होगा, I इंटू KF इंटू M। परासरण दाब बराबर क्या होगा, पाई बराबर I इंटू MRT। सब कुछ सेम है, बस खाली यहाँ पे क्या हो गया, सब में I से मल्टीप्लाई कर दिया है। और ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल होगा जब तुम्हारा विलय इस प्रकार का हो, या तो कि वो कणों में टूट रहा हो या कणों से जुड़ रहे हैं, उसके कण या उसके विलय के अणु क्या हो रहे हो, जुड़ रहे हो। अब ये कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला जब सवाल करोगे या तो तुमको डायरेक्ट बता देगा कि ये जुड़ रहा है, या तो तुम देखोगे आयनिक अगर विलय है, विलय कौन है, आयनिक NaCl है, या तुमको बता ही देगा ना, कुछ इस तरह से हिंट दे ही देगा सवाल में कि तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में नॉर्मल रखना है या फॉर्मूले में I जोड़ना है। अभी सवाल कराएंगे तो एग्जैक्टली सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बताया कि तुमको 2 चीजें जोड़ती हैं। जैसे NaCl की बात करें, अगर NaCl तुम्हारा विलय है, तुमने उसको घोला किसमें, मतलब विलयन बनाया, इसका पानी में घोला, मान लो विलयन बनाया, तो क्या होगा, ये टूटेगा। किसमें टूटेगा, Na+ में और Cl- में। आयनिक यौगिक तो आसानी से टूटते हैं, पता है तुमको। तो क्या जरूरी है कि पूरा का पूरा NaCl जो है Na+ और Cl- से टूट जाए, नहीं, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा Na+ Cl- से टूट जाए, हो सकता है कुछ अंश टूटे। मान लो ये क्या है, पहले की कहानी है, पहले क्या था, ये मान लो 1 मोल था, यहाँ पे क्या है 1 मोल, अभी टूटा नहीं है, तो ये 0 रहा होगा और ये 0 रहा होगा। बाद में क्या हो जाएगा, जब ये टूट जाएगा, तो हमने माना कि ये पूरा नहीं टूटा है, हमने माना कि ये थोड़ा सा टूटा है, मान लो अल्फा टूटा है, क्या हुआ, अल्फा परसेंटेज टूटा है। जरूरी नहीं है कि 100 का 100% Na+ और Cl- हो जाए, कुछ तो NaCl मौजूद रहा होगा ना,
जब घोलोगे तो पूरा का पूरा 100% Na+Cl- सारे अणुओं में नहीं, आयनों में नहीं टूट जाएगा, कुछ परसेंटेज टूटेगा। तो सवाल में तुमको परसेंटेज बता देगा कि इतना प्रतिशत वियोजन की मात्रा है। ठीक है, तो ये अल्फा को बोलते हैं हम लोग वियोजन की मात्रा। क्या होगा? वियोजन की मात्रा। तो अगर अल्फा टूटा है तो ये आयन कितने बनेंगे? इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है और इसका भी 1 मोल बन रहा है, तो ये अल्फा यहां से टूटा है तो ये भी अल्फा बनेगा और ये भी अल्फा बनेगा। तो अब यहां से आई अगर निकालना हो तो आई बराबर क्या होता है? वियोजन या संयोजन के बाद कण, वियोजन या संयोजन के बाद कण, और यहां पे क्या होता है? वियोजन या संयोजन से पहले कण जितने हैं वो लिख लो। तो यहां से आई बराबर तुम क्या निकाल सकते हो? वियोजन के बाद कण क्या हो गया? देखो 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे प्लस का अल्फा और अल्फा मिलके क्या हो गया? 2 अल्फा। और संयोजन के पहले क्या थे कहानी? कितने कण थे NaCl के? 1 थे। तो टोटल यहाँ से अगर आई निकालना हो तो आई बराबर आ जाएगा 2 अल्फा में से 1 अल्फा जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा बचेगा। क्यों? क्योंकि प्लस का 2 अल्फा, माइनस का अल्फा, प्लस माइनस माइनस, 2 अल्फा में से अल्फा गया, अल्फा बचा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर क्या था? बड़ा था। तो आई बराबर यहाँ से क्या आ गया? 1 प्लस अल्फा। तो देख रहे हो तुम, वांट है फैक्टर और वियोजन की मात्रा, इसमें भी क्या होता है? संबंध होता है। वो तुमको दिया जाएगा कि कौन सा यौगिक है, उस हिसाब से तुम संबंध लिखोगे। अब एग्जांपल के तौर पर तुमको एक और यहाँ पे मिटा के दिखा देता हूँ, इधर वाला देखो। जैसे मान लो MgCl2 आ गया। क्या आ गया? MgCl2। अगर तुमने MgCl2 को घोला, तुमको चलो मान लिया, बता दिया MgCl2 है, तुमको पता होना चाहिए Mg के ऊपर कितना आता है? 2 प्लस आता है, और प्लस Cl के ऊपर 1 माइनस। लेकिन यहाँ पर 2 Cl है ना, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। अब अगर तुमसे बोल दिया कि इसमें वियोजन की मात्रा क्या है? अल्फा है। क्या है? अल्फा। तो अगर मान लो ये पहले 1 था, 0 था, 0 था, बाद में क्या हो जाएगा? वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो देखो MgCl2 का अगर 1 मोल था तो Mg2 प्लस कितना बन रहा था? 1 मोल। तो ये अल्फा कम हुआ है तो ये बनेगा भी कितना? अल्फा। इसका 1 मोल था तो Cl माइनस के कितने मोल बन रहे थे? 2 मोल। तो अल्फा कम हुआ है तो इसका अल्फा का दुगना बनेगा, यहाँ पे 2 अल्फा। तो इस बार वियोजन की मात्रा आई बराबर क्या हो जाएगी? बाद वाली वियोजन के कण, बाद में कितने कण है? 2 अल्फा और 3 अल्फा। 1 माइनस अल्फा ये, और प्लस के 3 अल्फा, और पहले तो कितना था? 1 ही था। तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा तुम्हारा 3 अल्फा में से 1 अल्फा जाएगा तो 2 अल्फा बचेगा इस बार, 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1। तो इसका मतलब ये बार बार याद रखने की जरूरत नहीं आई बराबर 1 प्लस अल्फा है या आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फा है। वो तो जब तुम इक्वेशन लिखोगे वियोजन की मात्रा वाली तभी तुमको समझ में आएगा। तो तुमसे अल्फा भी पूछ सकता है इस तरह के सवाल में, ये वांट है फैक्टर भी पूछ सकता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान भी पूछ सकता है। क्योंकि अगर तुम आई निकाल लिया तो फॉर्मूला लगाओगे आई बराबर, ऊपर रखोगे कौन सा द्रव्यमान? नॉर्मल द्रव्यमान, जिसको क्या बोलते हो? सैद्धांतिक द्रव्यमान। सैद्धांतिक द्रव्यमान तो निकाल दोगे, NaCl बताएगा तो नहीं निकाल पाओगे सैद्धांतिक द्रव्यमान। Na का 23 होता है, Cl का कितना होता है? Cl का 35.5 होता है, जोड़ लोगे तो ये तो सैद्धांतिक हो गया। तो आई बराबर ऊपर रखोगे सैद्धांतिक द्रव्यमान और नीचे प्रेक्षित, मतलब जो जुड़ने के बाद या टूटने के बाद हुआ है वो बता दोगे आराम से। सिंपल सी बात है, नोट कर लो उसको, फिर सवाल करते हैं तब समझ में आएगा। COOH मतलब बेंजोइक अम्ल को किसमें घोला गया? C6H6 बेंजीन में 25 ग्राम बेंजीन में घोला गया। और तुमको दिया है हिमांक में अवनमन कितना है? डेल्टा TF मतलब होता है हिमांक में अवनमन 1.62 केल्विन, और KF दिया है तुमको। बताया गया है संगुणन द्विकणुक है, मतलब 2 अणु मिलते हैं तो क्या बनता है? 1 अणु बन जाता है, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, 2 अणु आपस में मिल जाते हैं। तो पूछा है संयोजन का प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब देखो तुमको क्या करना है, तुमको कुछ भी नहीं करना है, एक फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला क्या मतलब, इसमें जो चीजें दी है पहले लिख लो। पहले तुमको विलेय क्या दिया है? विलेय दिया है तुमको, विलेय है तुम्हारा यहाँ पे बेंजोइक अम्ल। कौन है? बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। और विलायक कौन है? बेंजीन है विलायक। विलायक है तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, अब विलेय की मात्रा कितनी दी है? MA, हम A मानते हैं ना विलेय को। विलेय दिया है 2 ग्राम, और विलायक कितना दिया है? MB, ये दिया है तुमको 25 ग्राम। 25 ग्राम दिया है, लेकिन तुमको पता है मोललता आएगी। मोललता वाले फॉर्मूले में क्या होगा? मोललता वाले फॉर्मूले में नीचे विलायक का बार किलोग्राम में आता है, तो उसको 1000 से अगर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0.025 kg। अब चलो रखते हैं। अब देखो जो फॉर्मूला हमने बताया है उस फॉर्मूले में अगर द्विअणु बनना है, मतलब जाहिर सी बात है कि जैसे मान लो C6H5COOH के यहाँ पे 2 अणु हैं, ये दोनों मिले जा रहे हैं आपस में, और मिल के क्या बना रहे होंगे? यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा होगा, C5COOH है ये। ठीक है, और दूसरा एक और अणु आ रहा होगा C6H5CO
O और H इसका इसमें मिला जा रहा होगा, तो ये इस तरह से मिलके क्या बना रहे होंगे, द्विक अणु बना रहे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लिया शुरुआत में ये 1 मोल है तो ये क्या रहा होगा 0, लेकिन अगर मान लिया ये हमने वियोजन की मात्रा अल्फा मान ली, क्या मान ली, अल्फा, अल्फा टूट रहा है तो अल्फा टूटेगा यहाँ से, मतलब अल्फा जुड़ेगा यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे 2 मोल थे तो ये कितना मोल बनेगा, 2 जोड़ के 1 हो गया। अणुओं की संख्या तो एक ही हो गई ना, पहले 2 अणु अलग अलग थे, अब वो आपस में 1 हो गए तो 2 से 1 बना, तो अल्फा टूटा है तो अल्फा से अल्फा का आधा अल्फा बाई 2 बनेगा। बात समझ में आई। तो यहाँ से अगर तुम आई बराबर निकालना चाहोगे, तुमको पता है आई बराबर क्या होता है, यहाँ पे निकालते हैं। चलो, आई बराबर होता है वियोजन के बाद कण अपॉन वियोजन के पहले कण। वियोजन या संयोजन के, तो वियोजन के बाद क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, और वियोजन से पहले कितने हैं, वियोजन से पहले हैं तुम्हारे 1 माइनस अल्फा और यहाँ पे अल्फा बाई 2 है, और कुछ है, हाँ वियोजन से पहले तो 1 था, तो आई बराबर तो तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, अब यहीं पे अल्फा, यही तो संयोजन की मात्रा है या वियोजन की मात्रा है, कौन, अल्फा, तो अल्फा निकालना है तुमको। तो अल्फा के लिए तुम कोशिश क्या करोगे, देखो तुमको पता है हमने आई बराबर यहाँ से पता चल जाएगा अगर हमको, तो आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो आंसर आ जाएगा। आई की वैल्यू आएगी कैसे, कैसे तुमको पता है, आई बराबर हमने बताया था m सैद्धांतिक अपॉन में m प्रेक्षित। प्रेक्षित का मतलब क्या होता है, जो तुमको, सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है, जो फॉर्मूला दिया है फॉर्मूला देख के बता दो, तो फॉर्मूला देख के बता सकते हो कितना होगा इसका, m का मतलब मोलर मास होता है। तो मोलर मास क्या होगा यहाँ पे, कार्बन 6 और 7 84, 12 1 होता है तो 7 का 84 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है तो 16 दूना 32 हो गया, प्लस ये 5 और ये 6 हो गया, 84 6 90 30 120 122 आ गया। तो m जो सैद्धांतिक आया है वो 122 आया है। m प्रेक्षित कहाँ से निकलेगा, m प्रेक्षित उसी फॉर्मूले से निकलेगा, डेल्टा TF है ना यहाँ पे, डेल्टा TF बराबर हिमांक में होना मैंने, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अभी आई नहीं लगाना है, आई का इस्तेमाल होगा लेकिन आई यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो इस फॉर्मूले में अभी देखो, फॉर्मूले को तो पता है ना, सब हुआ क्या है रियल में, हुआ ये है कि 2 अणु मिल गए हैं और 1 अणु बन गए हैं, तो इस वाले फॉर्मूले से जो मोलर द्रव्यमान निकलेगा, किसका मोलर द्रव्यमान, उसका क्या कहते हैं, विलेय का, वो किस तरह का निकलेगा मोलर द्रव्यमान, वो अगर हम निकाल दें वही प्रेक्षित द्रव्यमान होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो हुआ क्या है, प्रोसेस तो यही हुआ है ना कि 2 कण जुड़ के 1 कण बन गए हैं, तो यहाँ से जो द्रव्यमान निकलेगा वो उसी 1 कण का निकलेगा ना। चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। डेल्टा TF कितना दिया है तुमको सवाल में, 1.62, KF कितना दिया है 4.9, और मोललता में ऊपर विलेय के मोल आते हैं, तो विलेय के मोल निकाल लें यहाँ से हम, कहाँ गए मोल, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं शॉर्टकट में, विलेय के मोल NB बराबर, विलेय के मोल के लिए मास भी B का रखेंगे और यहाँ पे मोलर मास भी कौन सा रखेंगे, अभी तो वही मोल निकाल रहे हैं तो नॉर्मल मोल निकालेंगे हम लोग। मोलर मास कौन सा रखेंगे, सैद्धांतिक वाला रखोगे कि जो है जो निकालना है प्रेक्षित वो वाला रखोगे, बताओ। यहाँ से मोलर मास जो रखोगे विलेय का वो कौन सा रखोगे, क्योंकि विलेय तो जुड़ गया है ना जाके अंदर, विलेय को जब तुमने घोला है तो विलेय जुड़ गया है जाके, वो 2 कण जुड़ गए हैं, तो मतलब 2 कण जुड़ गए हैं। अब जो मास आएगा वो कौन सा आएगा, मोलर द्रव्यमान प्रेक्षित वाला आएगा, यही निकालना है तुमको यहाँ से। ठीक है, तो ऊपर विलेय के ये मास तो पता है ग्राम में रखते हैं, कितना रखा है 2 ग्राम रखना है, 2 रख दिया तुमने विलेय का मास, अपॉन में मोलर मास में क्या रख दिया, प्रेक्षित, ये निकालना है m प्रेक्षित लिखे दे रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे। ठीक है, ये तो हो गया विलेय के मोल, और अपॉन में क्या आता है, विलायक का भार किलोग्राम में, तो विलायक का भार किलोग्राम में कितना आएगा 0.025, 0.025। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लगा दिया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बीच वाला बीच में, तो 1.62 बराबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, 2 9 18 के 8, कैरी 1 आया, 2 5 2 4 8 और 1 9.8 आ गया, और ये m प्रेक्षित आ गया यहाँ से, अरे यहाँ पे हम m प्रेक्षित लिखे दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 0.025। अगर तुमको m प्रेक्षित निकालना है इसको यहाँ पे भेज दो और ये बाकी सारा नंबर नीचे ले आओ, तो यहाँ पे तुम्हारा m प्रेक्षित जो आ जाएगा वो आएगा कितना, ऊपर 9.8 है, नीचे 0.025 है, और मल्टीप्लाई में 1.62 है। ठीक है, अगर हम ऊपर 0 लगा दें तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, अब 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, और यहाँ पे बन जाएगा, तो 2 9 18, 2 0 0, 81 को 490 से डिवाइड कर दो। लेकिन एक दिक्कत हो रहा है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, नहीं तो फिर पॉइंट आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इधर 0.025 को 81 से करते हैं, 1 5 1 1 2 2 1 0 0 0, 8 45 के 0 हासिल है, 4 8 2 16 4 20 के 0 हासिल है, 2 8 0 0 2 8 0 0, 5 2 0 2, 2025 आ गया 3 नंबर के बाद में, 2.025 आया, तो ऊपर 490 आया, नीचे आया 2.025, तो एक हिसाब से लगभग कितना आएगा, अगर तुमने 2 मान लिया एग्जैक्टली, 2 2 4 आएगा, और 2 यहाँ अगर देखो
तो 2 दूना, अगर हम इसको लगभग 2.2 ही मान ले लगभग, तो क्या आएगा, ऊपर 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर 2 चौको 8 आ जाएगा और 2 पंजे 10 आ जाएगा। तो एम प्रेक्षित तुम्हारा कितना आ गया, मोलर द्रव्यमान जो आया है वो कितना आ गया 245। और तुमको पता है मोलर द्रव्यमान होना कितना चाहिए था, सचमुच में तो मोलर द्रव्यमान 122 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 122, लेकिन आ कितना गया है मोलर द्रव्यमान 245 आ गया। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो क्या हो गए होंगे, कण जुड़ गए होंगे। तो इस वाला फॉर्मूला जब लगाओगे जो नॉर्मल वाला होता है, वहां से जो मोलर द्रव्यमान, ये मत करना कि मोलर द्रव्यमान की वैल्यू 122 रख देना, क्योंकि यहाँ पे तो वो दोनों चीजें जुड़ चुकी हैं। तो अब जो मोलर द्रव्यमान बदल गया होगा वही निकालना था तुमको, एम प्रेक्षित 245। अब यहाँ से तुम आई निकाल सकते हो। अब इधर वाला हम मिटा रहे हैं तो इसको जो है नोट कर लेना, तब तक हम इनकी भी डाल लेते हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना है, आई को इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। आई बराबर क्या होता है, एम सैद्धांतिक अपॉन एम प्रेक्षित। एम सैद्धांतिक हमने निकाल ही लिया था 122, मतलब जो शुरुआत में फॉर्मूला देख के आता है। एम सैद्धांतिक हमने कितना निकाला 245, लेकिन याद रखना है 245 एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट 2 माना है। 2 से कुछ ज्यादा है तो 245 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। याद रखना 245 से कम आएगा। अब जब 245 से कम आएगा तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.504 के पास आस पाएगा। तो इस वाले सवाल में तुमको याद रखना पॉइंट के बाद तक की भी डिवाइड सही से करना है, क्योंकि यहाँ 99.2% और 99 अगर हल्का सा ऊपर नीचे करोगे तो 100% के ऊपर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए पॉइंट के 3-3 नंबर तक की निकालो। यहाँ पे आई आ गया, बस अब इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू रख दो। 0.504 बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अब माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, ये अल्फा है याद रखना, और ये है 0.504। 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 चौको 8, 2 0 0, 2 पंजे 10 की 0, हासिल आया 1, और 2 कितना है, हासिल आया 1 आया ना हासिल, हाँ 2 0 2 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर 1 माइनस ये क्या आ गया, अरे गलत कर दिया, हाँ ये इधर आएगा माइनस अल्फा बाई 2, तो प्लस अल्फा बाई 2 आएगा। यहाँ सीधे कहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, यहाँ पे 1 माइनस में है ना, हाँ तो माइनस अल्फा बाई 2 इधर लिया हो, प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस 0.504। तो 1 में से 1.000 में से 0.504 घटा लो, 10 में से 4 गए 6, 9, 9 में से 5 गए 4, तो 0.496 ये आ गया अल्फा बाई 2। हाँ आप इधर 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो अल्फा बराबर आ गया 2 छंग 12 के 2, हासिल आया 1, 2 9 18, 1 19 के 9, हासिल आया 1, कितना आया 2 चौको 8 और 1 9, 0.992। तुमको परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 99.2% इसका संयोजन हुआ है। मतलब जितनी मात्रा में भी तुम्हारे पास में ये मौजूद था, पूरा 99.2% क्या हो गया है, आपस में सारे जुड़ गए हैं। तो बढ़िया डायमर बनाता है, इसका मतलब ये समझ में आया। तुमको सवाल में कुछ भी नहीं करना है, तुमको सवाल में बता दिया जाएगा कि 1 अणुक है कि 2 अणुक है, तब तुमको ये पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है तुम इक्वेशन लिख लोगे, इक्वेशन से इस तरह से लिखोगे, शुरुआत में 1 था, बाद में जो है 2 अणु थे, 2 अणु मिलकर 1 बन गया, तो शुरुआत में 1 मोल था तो 0 बने। अगर अल्फा टूटा है तो 2 से 1 बनना है, तो अल्फा से अल्फा बाई 2 आधा बनेगा। तो यहाँ से आई बराबर लिखोगे वियोजन के बाद 1, वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 है, तो यही चीज आ जाएगी। तो फिर आई बराबर होता है एम सैद्धांतिक अपॉन एम प्रेक्षित, जो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ से जो मोलर मास निकलेगा किसका, विलेय का मोल रखोगे, तो विलेय के मोल में ऊपर बाहर आता है विलेय का, नीचे मोलर मास आता है। तो मोलर मास में 122 मत रख देना, क्योंकि तुमको पता है अब वो कण जुड़ चुके हैं, तो अब 122 नहीं रहा होगा वो, तो वही तुमको निकालना था एम प्रेक्षित, तभी तो यहाँ से आई निकाल पाओगे। तो एम प्रेक्षित यहाँ से निकाला तो 245 पॉइंट कुछ और आएगा, हमने बस यहीं तक लिखा है, लेकिन उसके आगे तक निकाल लेना तुम लोग, ठीक है ना। तो एम प्रेक्षित यहाँ से तुमने निकाल लिया। अब एम प्रेक्षित आ गया तो आई बराबर एम सैद्धांतिक अपॉन प्रेक्षित, सैद्धांतिक में 122 लिखोगे जो हमने निकाला था किसका, विलेय का जो मोलर मास था, तो यहाँ से आई बराबर इतना आ गया। अब आई की वैल्यू यहाँ रखो, अल्फा तुमसे पूछा था अल्फा आ जाएगा, अल्फा नॉर्मल आया था लेकिन तुमको परसेंटेज पूछा था तो परसेंटेज कर दिया। तो ये इस चैप्टर लगभग खत्म हो गया। अब छोटा सा एक क्या है, हेनरी का नियम है, वो आप लोग पढ़ने लायक है, पढ़ लेना अपने आप से, गैसों की विलेयता किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इतना काफी है समझने के लिए। तो ये चैप्टर लगभग क्या हो चुका है, लगभग क्या पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से के लिए इतनी मेहनत की है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, इतने न्यूमेरिकल कराए हैं, इतना पेड बैचेस में भी नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर तो कम से कम 5 लोगों को जरूर करना है, ठीक है ना, और सब्सक्राइब वाला बटन तो जरूर दबाना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, केमिस्ट्री में जो भी होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।